नमस्कार दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद ही नाटकीय और दिलचस्प ऐतिहासिक सफर पर निकलने वाले हैं। हम बात करेंगे मुगल साम्राज्य की। एक ऐसा साम्राज्य जिसकी शुरुआत तो बहुत ही डावाडोल और खतरनाक हालात में हुई थी, लेकिन जो आगे चलकर भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास का सबसे शक्तिशाली और स्वर्ण युग बन गया। यकीन मानिए, ये कहानी सिर्फ तलवारों और युद्धों की नहीं है, बल्कि कूटनीति, हार के बाद वापसी और एक साम्राज्य को किसी भी कीमत पर एकजुट रखने की गजब की इच्छा शक्ति की है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से देख लेते हैं कि आज के इस एक्सप्लेनर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बाबर का आगमन और पानीपत की लड़ाई, फिर हुमायूं का निर्वासन, उसके बाद बैरम खां की भूमिका और आखिर में बात करेंगे अकबर के उस स्वर्ण युग की जिसने मुगलों को असल स्थिरता दी। तो चलिए पहले अध्याय की ओर बढ़ते हैं, बाबर का आगमन और पानीपत। सोचिए, फरगना का एक शासक बाबर, जिसकी रगों में चंगेज खान और तैमूर जैसे बड़े विजेताओं का खून था, वो अपना सब कुछ खोकर पहाड़ों में भटक रहा था। फिर उसकी नजरें पड़ी हिंदुस्तान की अकूत दौलत पर। उसे अच्छी तरह पता था कि अगर एक स्थायी और मजबूत साम्राज्य बनाना है तो इस सोने की चिड़िया तक पहुंचना ही होगा। अब जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। वर्ष 1526, पानीपत का मैदान। एक तरफ दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी है, जिसकी सेना में 1 लाख से ज्यादा सैनिक और सैकड़ों खूंखार युद्ध हाथी हैं, और दूसरी तरफ बाबर। उसके पास बमुश्किल 12,000 सैनिक थे। देखने में तो लग रहा था कि बाबर का बचना नामुमकिन है, लेकिन बाबर के पास 2 हुक्म के इक्के थे, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा जैसे माहिर तोपची, और दुश्मनों को बगल से घेरने वाली अचूक तुगुलमा रणनीति, जिसके बारे में हिंदुस्तान में उस वक्त किसी ने सुना तक नहीं था। और फिर जब युद्ध शुरू हुआ तो हिंदुस्तान की धरती ने पहली बार तोपों की गड़गड़ाहट सुनी। कल्पना कीजिए उस मंजर की। बारूद के धमाकों से लोधी के युद्ध हाथी इस कदर घबरा गए कि उन्होंने अपनी ही सेना को कुचलना शुरू कर दिया। तोपों के इस बिल्कुल नए इस्तेमाल और बाबर की रणनीति ने उस विशाल सेना को घुटनों पर ला दिया, और बस वहीं दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रख दी गई। लेकिन देखिए, साम्राज्य बनाना कोई रातों रात का खेल नहीं था। 1526 में पानीपत जीतने के बाद से लेकर 1530 में अपनी मृत्यु तक बाबर एक भी दिन चैन से नहीं बैठ सका। खानवा में राजपूत योद्धा राणा सांगा से भयानक युद्ध, फिर चंदेरी और फिर घाघरा की लड़ाई। मतलब बाबर का पूरा शासनकाल सिर्फ और सिर्फ अपने नए जीते गए इलाकों को बचाने में ही निकल गया। नींव तो रख दी गई, लेकिन उसे मजबूत करने का वक्त बाबर को कभी नहीं मिल पाया। और अब हम आते हैं हुमायूं की दौर पर। एक ऐसा साम्राज्य जो बस अभी बना ही था और लगभग खोने की कगार पर आ गया। बाबर की मौत के बाद गद्दी मिली उसके बेटे हुमायूं को। उसे विरासत में एक बहुत बड़ा साम्राज्य तो मिला, लेकिन वो अंदर से बेहद अस्थिर था और चारों तरफ दुश्मन घात लगाए बैठे थे। और गद्दी पर बैठते ही हुमायूं ने एक ऐसी गलती कर दी जिसे इतिहास की सबसे बड़ी भूलों में गिना जाता है। उसने पिता के जीते हुए साम्राज्य को अपने भाइयों के बीच बांट दिया। उसे लगा होगा कि इससे परिवार में शांति बनी रहेगी, लेकिन असल में इसी बंटवारे ने उसकी ताकत को आधा कर दिया। और जब बिहार में शेरशाह सूरी जैसे चतुर दुश्मन ने सिर उठाया तो हुमायूं बिल्कुल अकेला पड़ गया। 15 सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये पूरे 15 साल। ये वो अंधकार से भरा दौर था जब हिंदुस्तान के मुगल बादशाह को अपना ही देश छोड़कर दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। मुगलों का वो राज जो अभी शुरू ही हुआ था, महज कुछ ही सालों में ताश के पत्तों की तरह बिखरता नजर आ रहा था। हुआ ये कि चौसा और बिलग्राम में शेर शाह सूरी से करारी हार के बाद हुमायूं को जान बचाकर भागना पड़ा और ईरान के शाह के पास शरण लेनी पड़ी। 15 साल के लंबे निर्वासन के बाद जब शेर शाह के वारिस कमजोर पड़े, तब जाकर 1555 में फारसी सेना की मदद से उसने दिल्ली वापस हासिल की। लेकिन किस्मत की विडंबना देखिए, वापस राज मिलने के महज 1 साल बाद ही पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर उसकी मौत हो गई। साम्राज्य एक बार फिर बिना किसी मजबूत नेता के खड़ा था। हुमायूं की इस अचानक मौत से पूरे साम्राज्य में हड़कंप मच गया। दिल्ली फिर से हाथ से फिसल चुकी थी, और यहीं से एंट्री होती है हमारी कहानी के तीसरे और शायद सबसे अहम अध्याय की, बैरम खां। जरा इस स्थिति की कल्पना कीजिए। उस वक्त हर किसी के मन में यही सवाल था, एक 13 साल का अनाथ बच्चा जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर एक ढहते हुए साम्राज्य को कैसे बचाएगा। चारों तरफ कोहराम मचा था। दिल्ली पर राजा हेमू का कब्जा हो चुका था, और इस छोटे से बच्चे की जान के प्यासे बहुत से लोग थे।
और ऐसे वक्त में एक मजबूत ढाल बनकर सामने आए बैरम खां। ईरान के शाह द्वारा भेजे गए इस सेनापति ने उस बेहद नाजुक मौके पर अकबर को अपना संरक्षण दिया। सच मानिए, बैरम खां सिर्फ एक सेनापति नहीं थे, वो उस किशोर अकबर के लिए एक चट्टान बन गए थे। चाहते तो वो खुद भी गद्दी पर बैठ सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी वफादारी निभाई, अकबर को सुरक्षित रखा और मुगल साम्राज्य को इतिहास के पन्नों से मिटने से बचा लिया। 1556 की पानीपत की दूसरी लड़ाई को ही ले लीजिए। राजा हेमू लगभग युद्ध जीत चुके थे, लेकिन तभी किस्मत ने ऐसा पासा पलटा कि एक तीर सीधा हेमू की आंख में जा लगा। युद्ध का रुख ही मुड़ गया और बैरम खां ने इस मौके को हाथ से नहीं जाने दिया। इसके बाद अगले 4 सालों तक, जब तक अकबर 18 साल के नहीं हो गए, बैरम खां ने हर अंदरूनी और बाहरी खतरे को सख्ती से कुचल दिया और अकबर के लिए सिंहासन को पूरी तरह सुरक्षित कर दिया। और फिर शुरुआत होती है अकबर के स्वर्ण युग की। 18 वर्ष की आयु में अकबर ने शासन की बागडोर पूरी तरह अपने हाथों में ले ली। उन्होंने बैरम खां को सम्मानजनक तरीके से विदा किया और तय किया कि वो इस साम्राज्य को ऐसा बनाएंगे जो सदियों तक अपनी छाप छोड़ सके। अकबर बहुत दूरदर्शी थे। उन्हें ये बात बहुत जल्दी समझ आ गई थी कि भारत जैसे विशाल और विविधता से भरे देश पर आप सिर्फ तलवार और डर के दम पर राज नहीं कर सकते। अगर लंबे समय तक टिकना है तो लोगों का विश्वास जीतना ही होगा। इसलिए उन्होंने कूटनीति और राजनीतिक गठबंधनों का नया रास्ता चुना। उन्होंने कई ऐसे कदम उठाए जो उस समय के हिसाब से बहुत क्रांतिकारी थे। गैर मुस्लिमों पर लगने वाला जजिया टैक्स खत्म कर दिया, राजपूतों से लड़ने के बजाय उनसे दोस्ती की और वैवाहिक संबंध बनाए, जिससे मुगलों को वफादार सहयोगी मिले। अब एक बहुत दिलचस्प बात सुनिए। अकबर खुद पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, लेकिन उन्हें नई चीजें सीखने की गजब की भूख थी। उन्होंने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना बनवाया, जहां हर धर्म के विद्वान आते थे, बहस करते थे और अकबर उन्हें सुनकर अपना ज्ञान बढ़ाते थे। और इन्हीं चर्चाओं का नतीजा था दीन ए इलाही। ध्यान रहे, ये कोई नया धर्म थोपने की कोशिश नहीं थी, बल्कि ये सुलह ए कुल यानी सबके साथ शांति के सिद्धांत पर आधारित एक पहल थी। इसमें अलग अलग धर्मों की अच्छी बातों को शामिल किया गया था और सबसे खास बात ये थी कि इसे अपनाने के लिए किसी पर कोई दबाव नहीं था। ये लोगों को जोड़ने की एक बहुत बड़ी कोशिश थी। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जहां बाबर और हुमायूं का पूरा जीवन सिर्फ अपना वजूद बचाने और लड़ाइयों में निकल गया, वहीं अकबर ने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसने मुगल साम्राज्य को सच में एक स्वर्ण युग में बदल दिया। अर्थव्यवस्था, संस्कृति, प्रशासन, हर मोर्चे पर मुगलों ने अभूतपूर्व तरक्की की और भारत दुनिया के सबसे अमीर इलाकों में गिना जाने लगा। लेकिन देखिए, वक्त का पहिया हमेशा घूमता रहता है। मुगलों के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर के ये शब्द हमें अंदर तक झकझोर देते हैं। सोचकर देखिए, जिस साम्राज्य को अकबर ने इतनी भव्यता और सूझबूझ से खड़ा किया था, उसके आखिरी बादशाह को अपने ही मुल्क में दफन होने के लिए 2 गज जमीन तक नसीब नहीं हुई। ये विरोधाभास हमें एक बड़ा सवाल दे जाता है कि आखिर इतनी मजबूत नींव और ऐसा स्वर्ण युग देखने के बाद इस विशाल साम्राज्य का पतन कैसे हो गया। खैर, इसके बारे में कभी और बात करेंगे। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको ये ऐतिहासिक सफर पसंद आया होगा।